वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास में गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। हाँ, तो सबसे पहले बताओ, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कल करने के लिए, बताओ क्या एरर है इसके अंदर, क्या भी था नहीं किया? क्या इसका आंसर मैच कर रहा है? जो आंसर गलत है भाई, मैंने बताया भी था आपको। बताओ सही आंसर क्या है इसका। 16 लाख। और कोई किया नहीं क्वेश्चन क्या? 16,02,000 है आपका। देखो बेटा, पुट टू यूज का कोई मतलब ही नहीं होता क्वेश्चन में, वहां पर वर्ड ओन लिखा हुआ है। ओन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर पुट यूज हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आंसर सही है? आई थिंक गलत है यार ये आंसर। पुट टू यूज वाला जो है वो कंसेप्ट कुछ होता ही नहीं बेटा। पुट टू यूज नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वहां पर मैंने वर्ड आपको लिखवाया था ओन। जिस दिन परचेज कर लिया ना, उस दिन से आपको काउंट करना स्टार्ट कर देना है। चलो करते हैं, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं पहले एक बार फिर से। मिस्टर पी के पास में यहाँ पर 4 ट्रक हैं 18 टन के, ठीक है ना। ये कब के हैं? ऑन क्या आपको पूरे पीजीवीपी का एक रिवीजन की ज़रूरत है क्या, विद नोट्स पूरा? देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पीजीवीपी में कंजूसी मत करना। इसको मैंने आराम से एकदम एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में लेके पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है बेटा, ये अगर चैप्टर आपका कमज़ोर रह गया तो फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा डीटी के अंदर। इसलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना। अगर आपको लगता है कि सर एक रिवीजन लगवा दीजिए हमें पीजीपी का कंप्लीट फास्ट ट्रैक 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, हम वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अभी तो इसको करते हैं, ख़त्म करते हैं पीजीपी को। कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ पीजीपी के, और कल जो हमारा शनिवार रहेगा लास्ट दिन, तो उसमें मैं आपको पूरा पीजीपी फास्ट ट्रैक में मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कंप्लीट। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा पीजीपी हम पढ़ लेंगे कंप्लीट, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/4/2014 को आपके पास 4 ट्रक है 18 टन के, 3 ट्रक है आपके पास 10 टन के। फिर आपने 15/7/2021 को 3 ट्रक परचेज किए 18 टन के, और पुट टू यूज, देखो ये डेट कोई काम की नहीं है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दी जाएगी। परचेज कर लिए वही हमें देखना है। और 17/7 को आपने 2 ट्रक क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। फिर 3 को आपने 18 टन वाला 3 ट्रक बेच दिया आपने। फिर आपने 4 ट्रक फिर परचेज कर लिए 10 टन वाले। बेचा खरीदा ये सब चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन आपको एमसीसी कंपाइलर में मिलेंगे, तो कंपाइलर आपके पास में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब के अंदर परचेज 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 है। जितने भी क्वेश्चन आपको हमारे मॉड्यूल में मिलेंगे सब में परचेज 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 है, सेल कहीं पर भी नहीं है। और इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें सेल भी पूछा था इन्होंने। इसलिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए आपको सब में परचेज सेल दोनों करवाया है, कुछ भी पूछ सकता है वो। सेल होता है तो परचेज में तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना वो तो आसान हो जाता है, जब सेल होता है तब इसको यूज करना पड़ता है। इसलिए हम सेल वाला क्वेश्चन साथ कर रहे हैं।
भाई इस क्वेश्चन को करके देखते हैं आप कह रहे हैं इसका आंसर सही है, मुझे किसी बच्चे ने बताया, तब बाद में मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि सर ये गलत है, और जो बच्चे ने भेजा है वो थोड़ा सा उस पर मैं फेथ करता हूँ, वो बच्चा अच्छा वाला है, जैसे आप अच्छे हो वैसे वो भी अच्छा है। तो देख लेते हैं कौन गलत था कौन सही था। तो मैंने उसको यही रिप्लाई किया, अभी देख ले तेरे हिसाब से कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट थोड़ी चेंज है। कहा सर गलत है ये। मैं कहा ठीक है गलत हो तो अगली बार ठीक करवा दूंगा मैं। देखते हैं सबसे पहले इन 4 ट्रक को देखते हैं जो 18 टन के। तो 18 टन ले लूँ सबसे पहले हम। लो भाई 18 टन की पूरी कैलकुलेशन कर लो। कहाँ कहाँ 18 टन है, एक तो यहाँ पर 18 टन है, एक ये रहा 18 टन, एक ये रहा 18 टन। 3 ट्रक 18 टन वाले बिके हैं और 3 ट्रक आपने 18 टन के परचेज किए हैं। मैं कहता हूँ कि सर यही बेच दें अपन, यही बेच लेते हैं। तो इसका मतलब ये 4 को रख ले पूरे साल के लिए। तो 4 ट्रक है आपके पास, 18,000 का मल्टीप्लाई 12, बताओ भी कितना आएगा। 8,64,000। ओके सर, लो भाई ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। जो हो गया उसको काट देते हैं। फिर हमारे पास 3 ट्रक है 18 टन वाले, परचेज कब किए 15/7 को और बेच कब दिए 15/1 को। इसका मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक भी दिन ऊपर आ जाएगा तो पूरा दिन पूरा महीना कंसिडर हो जाएगा। कितना था ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीना। तो ये होगा बच्चों कितने ट्रक, 3 ट्रक हैं 18,000 के मल्टीप्लाई 7 महीना, 3,78,000। ओके, तो भाई ये भी हो गया काम और ये भी काम हो गया। फिर हम बात करते हैं इन 3 ट्रक की। इन 3 में से मानते हैं सब आपने ये 2 बेच 10 टन वाले, एक ट्रक तो पूरे साल चल गया, तो इसका मतलब ये 10 टन का है। तो एक तो पूरे साल चलेगा, मतलब एक ट्रक चलेगा 7,500 मल्टीप्लाई पूरे 12 महीने तक, 90,000 है। अब ये 2 ट्रक आपने बिके कब हैं, जुलाई के अंदर, तो इसका मतलब 4, 5, 6, 7, 4 महीने आ गया। तो 3 ट्रक का बच्चों आपके 7,500 मल्टीप्लाई 4 महीने, 90,000। 2 आएंगे भाई, 3 क्यों आएंगे, सही बोल रहे हो आप। ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, लो भी ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब कितना परचेज़ किया आपने, 3 महीने के लिए परचेज़ किया 4 ट्रक 10 टन वाले। तो फिर से 10 टन है, 4 ट्रक है 7,500 3 महीने के लिए, लगाओ टोटल 14,82,000। इसका आंसर क्या है, देखो ना, बोला ना गड़बड़ आंसर इसमें। बच्चे पर मुझे पूरा फेथ है बच्चों, क्योंकि उसकी फ़ोटो चारों तरफ लगी हुई है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो फेथ है यार, वो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट भी है। तो इसको आंसर ठीक कर लो आप। ये ठीक था, ये भी, ये गलत था ना अपना, ये भी सही है। अच्छा ये 2 होना चाहिए, ये 2 आएगा ना। तो मैंने अभी गलती की, तभी भी आपने वही गलती की थी। सर क्या करते हो आप, गलतियों से क्यों नहीं सीखते आप। 14 लाख। तो अगर आपने सेक्शन 44A ही ऑप्ट कर रखा है, ये आंसर क्या दिया। कि आपने 1/4/21 वाले से बेचते तो आप, कैसे पॉसिबल हो जाएगा ये, हो सकता है क्या ऐसे, देखें चेक करें क्या, कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई, क्या पता भाई हो जाए ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि सर यहाँ से बेचे इन 3 ट्रक को, ठीक है ना। तो यहाँ से बेचे बच्चों 3 ट्रक को, एक ट्रक तो आएगा पूरे साल भर, मल्टीप्लाई कितना 18,000 मल्टीप्लाई 12, और बाकी 3 ट्रक कितने महीने के लिए आएंगे बच्चों, 10 महीने के लिए। तो 18,000 मल्टीप्लाई 10 महीना,
और ये 3 ट्रक आपके जो आपके हैं, ये आपने कब बेचे? इसमें 2 बेच दिए यहाँ पर। इसका मतलब एक ट्रक आएगा आपका 7,512 के हिसाब से, 2 ट्रक आएंगे 7,500 मल्टीप्लाई जुलाई, मतलब कितना महीना? 4 महीना। ये हो गया, ये हो गया। और ये आपने परचेज़ कर लिए 3 ट्रक 18,000 वाले, जुलाई में परचेज़ किए हैं, तो कितना हो जाएगा भैया? 4 5 6 9 महीने हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। अब ये 4 बच गए। 4 ट्रक आपके 7,500 मल्टीप्लाई कितना? 3 महीना। वैसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्या पता मैं हो जाए तो। हाँ भाई, कहाँ गया वो? कौन है वो? सामने आए। नाम ही खराब कर रहा है तू, नालायक। नाम ही खराब कर रहा है। तो अगर आपने सेक्शन 44 ए ही ऑप्ट कर लिया है बच्चों, तो फिर आपको सेक्शन 30 से 38 नहीं मिलेगा। आपको ऑडिट भी नहीं करवाना, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, और आपको एडवांस टैक्स की एक भी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करनी। अब बढ़ते हैं बच्चों अपन टैक्स ऑडिट पर। सेक्शन 44 ए भी एक बार मॉड्यूल देना मेरे को। सेक्शन 44 ए बी। ए बी मतलब बेटा अपना बिजनेस। ए बी अपना बिजनेस, अपना बिजनेस, सीए का बिजनेस। आपका क्यों अपना बिजनेस भाई? आप सीए नहीं बन रहे, कि आप क्या बन रहे हो? हैं? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 265 के अंदर ये लिखा गया है। इनकम टैक्स एक्ट एंट्री नंबर 82 है इसकी। ये पूरे भारत पर अप्लाई होता है, और इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 44 ए बी, इसमें साफ लिखा हुआ है कि सर अगर आप सर्टेन लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर रखते हैं तो आपको सीए से क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो भी कौन सा? टैक्स ऑडिट। ना ही वो छोटा भाई जिसका नाम सीएमए है और वो छोटी बहन जो सीएस है नहीं करेगी, सिर्फ कौन करेगा? सी। ये ये है पावर बच्चों हमारी। एक सीए की जो पावर आपको नज़र आती है, हमारी जो मार्केट में वैल्यू है, किस वजह से वैल्यू बेटा? इस सेक्शन की वजह से वैल्यू है। ए बी अपना बिजनेस, इसकी वजह से हमें लोग पहचानते हैं। इसकी वजह से लोग हमें ढूंढते 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 हैं कि भाई साहब कहाँ मिल जाए सीए, ताकि साइन करवा लें हम। ये है बेटा वो साइन की वैल्यू। लिखा क्या है? कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज टैक्स ऑडिट। आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। कब करवानी पड़ेगी? अगर आप एक बिजनेसमैन है तो कब करवानी पड़ेगी? अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउएवर इफ टर्नओवर रिसीव्ड एंड परचेज ऑफ एसएससी 95 और मोर अदर देन कैश, तो लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी? 10 करोड़। एक मिनट रुकना। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर कितना है बेटा? एक्सीड कर जाए, कितने से एक्सीड कर जाए? 1 करोड़ से, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपको सीए से ऑडिट नहीं करवाना है तो आप जो भी परचेज करोगे और जो भी सेल करोगे, दोनों की बात हो रही है, वो 95% और अबव अदर देन कैश होना चाहिए। मैंने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, अदर देन कैश इसमें सवर है। मैंने बिजनेस के लिए एसी परचेज किया, अदर देन कैश। परचेज का मतलब यहाँ सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात नहीं हो रही, कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो की बात हो रही है। बिजनेस का जो इनफ्लो है और आउटफ्लो दोनों मिलाकर 95%, इनफ्लो भी 95% है उससे ज़्यादा, और आउटफ्लो भी 95% है उससे ज़्यादा होगा, तो आपको ये सेक्शन जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो कितनी हो जाएगी? अब 10 करोड़ पर आ जाएगी। है क्या बात समझ में? देखो, इफ टर्नओवर एक्सीड कर जाए 1 करोड़ से तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। हाउएवर इफ टर्नओवर रिसीव्ड और परचेज ऑफ एसएससी 95 और मोर अदर देन कैश, लिमिट ऑडिट कितनी हो जाएगी आपकी? 10 करोड़ की हो जाएगी। नॉर्मल केस में क्या होगा? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मोर देन 5% है, तो 44 ए बी का लिमिट कितना हो जाएगा? 1 करोड़। स्पेशल केस क्या बनेगा बच्चों? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो अगर आपका 5% या उससे कम है, कि 95% तक क्या करना आपको, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? ये बोलो ना।
For purpose of this section, the payment of receipt as the case may be, including the goods sold, assets purchased, assets sold, that is any inflow of money or outflow of money. जो भी पैसा आया और जो भी पैसा गया पैसे वो 95% या उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए, तभी ये लिमिट कितनी होगी 10 करोड़, नहीं तो फिर कितना 1 करोड़ है। नेक्स्ट नोट एक बार समझिए बच्चों, आप इसको बता सकते हैं मुझे आराम से पढ़ के बताओ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सही लिखा है क्या? क्योंकि सेक्शन 44 AD क्या बोलता था, अगर आपने 44 AD के हिसाब से अपने इनकम को दिखा दिया है तो क्या नहीं करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। अब देखो पंगा क्या हो गया, पंगा ये है कि सर 1 करोड़ से एक्सीड होने पर टैक्स ऑडिट होगा। इनको लिमिट कितना दे दिया है, 2 करोड़ दे दिया। तो अगर आपने 2 करोड़ के अंदर भी आप हैं और आपने अपने प्रॉफिट को क्या दिखा दिया है 6% और 8% के हिसाब से दिखा दिया, तो आपको सेक्शन 44 AB की रिक्वायरमेंट से बाहर कर दिया। जब मैंने आपको सेक्शन 44 AD पढ़ाया वहां पर लिखा ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ना ही ऑडिट करवाना। सर मान लो टर्नओवर 3 करोड़ हो गया तो अरे 3 करोड़ हो जाएगा तो आप 44 AD से ही बाहर हो जाओगे। मतलब जिसने 44 AD ऑप्ट कर लिया है, 44 AD के हिसाब से क्या कर दिया बच्चों, अपने प्रॉफिट को दिखा दिया है, तो उस पर सेक्शन 44 AB अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। पहले किसकी बात की हमने, बिजनेस की बात की। बताओ प्रोफेशन में 44 ADA था हमारा और ADA में कितना था 50 लाख तक का था, सेम यहाँ पर भी है। इफ ग्रॉस रिसिप्ट आपकी क्या हो जाए मोर देन कितने हो जाए 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और तब उसको क्या करवाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब C और D पॉइंट देखो क्या बोलता है, इफ SSC कवर अंडर सेक्शन 44 AE एंड SSC क्लेम द इनकम लेस देन कितना 44 AE। आई बात समझ में, आप 44 AE में कवर हैं, कवर है मतलब आपके पास 10 या उससे कम ट्रक हैं, और फिर आप चाहते हैं कि सर मैं अपनी इनकम 44 AE के हिसाब से शो नहीं करना चाहता, मैं अपने हिसाब से शो करना चाहता हूं, और वो इनकम आपके 44 AE की इनकम से कम है, तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है आप चाहते हो वो हो जाएगा, पर एक समझदार आदमी का साइन करवा लेना, और वो कौन है, SSC कवर अंडर सेक्शन 44 AE मतलब 10 से कम ट्रक है, एंड SSC क्लेम द इनकम लेस देन डीम्ड एज सेक्शन 44 AE, तो जितना मान रखा है डीम्ड उससे कम दिखाना चाहता है अपनी इनकम को। जैसे मान लो 44 AE के हिसाब से इनकम आ रहा है, 44 AE के हिसाब से वो ट्रक वर्क हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो इनकम आ रहा है आपका सर 8 लाख रुपए का, और आप चाहते हैं कि सर मेरा सही मायने में इनकम है 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख ले सकते हो क्या आप, गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या करवाना पड़ेगा आपको 44 AB में ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आपने 8 लाख दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ऑडिट भी करवाने की जरूरत आपको नहीं है। सेम टू सेम नोट मैंने कहाँ लिखा है बच्चों, डी पे भी लिखा हुआ है कि SSC कवर अंडर सेक्शन 44 ADA एंड SSC क्लेम द इनकम लेस देन कितना 50%, तो दिखा सकता है क्या, बिल्कुल दिखा सकता है। क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट करेगा कौन और कब तक ऑडिट करवाना है बच्चों, 30 सितंबर तक ऑडिट करवाना है ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट। इसके बाद में 31 अक्टूबर तक क्या करना पड़ता है बच्चों, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। पहले क्या था, टैक्स ऑडिट का और रिटर्न फाइलिंग का डेट एक ही था। टैक्स ऑडिट भी आप 30 सितंबर तक करते थे और रिटर्न फाइलिंग भी क्या होता था 30 सितंबर तक ही हुआ करता था पहले, मतलब एक अटेम्प्ट पहले तक, 1 साल पहले तक। फाइनेंस एक्ट 21 में अमेंडमेंट आया है। जब हम आर्टिकलशिप में थे उस समय 30 सितंबर ही हुआ करता था ऑडिट का डेट, और 30 सितंबर क्या होता था आपका टैक्स फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग का डेट हुआ करता था। जितने भी लोग हैं बेटा सभी लोग कब आते रिटर्न फाइल करवाने, 30 सितंबर वाले दिन ही आते। हम थक जाते हैं उनको बोल बोल के कि साहब आपका ऑडिट करवा लीजिए, आप ऑडिट करवा लीजिए, या फिर वो आते कब 25 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। सारे क्लाइंट एक साथ हमला करते, लेकिन मानिए बैठने के लिए जगह नहीं रहती ऑफिस के अंदर, ऐसे वो बोरियां बिछा के नीचे बिठा देते क्लाइंट को। नहीं सही बता रहा हूं आपको मैं, इतना जितने भी आर्टिकल्स थे हम जहां भी ऑडिट पे थे सबको बुला लेते थे, सारे आर्टिकल्स आए थे ऑफिस के अंदर, रात को 11-11 बजे तक 1-1 बजे तक काम करते थे, काम चल रहा है क्योंकि सभी एक साथ आ रहे थे। अब सोचिए बच्चों, जब आपको 100 फाइलें देखनी है एक दिन के अंदर,
और आपको सिर्फ 4 फाइल देखनी है एक दिन में, बताओ ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कब देख पाओगे? आप 4 को देख पाओ, गलतियाँ ढूंढ पाओगे? अब 100 बनाना है मुझे, उनका अकाउंट्स मेंटेन करना है, उनका ऑडिट करना है, फिर रिटर्न भी फाइल करना है। ऐसा एक नहीं, ऐसे 100 लोग बैठे हैं, तो मैं कितनी स्पीड से काम करूंगा? छोटे मोटे एरर भी क्या मैं इग्नोर करता चला जाऊंगा? मेरी मजबूरी है, मेरा क्लाइंट चला जाएगा, अदरवाइज क्लाइंट कह रहा है मैं तो लेके आ गया अपने अकाउंट्स। और कई कई तो पुराने और जमाने वाले क्लाइंट हुआ करते थे जो अभी भी खाता बही में लिखते थे अपना काम, तो ले आते थे खाता बही कर लो सर, कर दो ऑडिट। कौन उस खाता बही को खोल के देखे? वो तो बोलते थे तू ही बता दे, आया बैठ सीट पे बैठ, कंप्यूटर के साथ ही बैठ जा, बता कितनी सेल है तेरी। वो कहता हाँ वो भी लिख के लाया हूँ मैं। ऐसे ऑडिट होती थी। करनी जरूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो पेनल्टी लगती थी, ऑडिट नहीं करवाओगे तो पेनल्टी लगेगी उनको। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डायग्नोस किया कि यार ये तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग को कितना भी समझा दो वो हमेशा लास्ट डेट पे आएंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, बीच में 1 महीने का गैप दे दिया। ऑडिट कब करवाना है आपको? 30 सितंबर तक करवा, रिटर्न आप बाद में आराम से फाइल करते रहना। दो प्रेशर एक साथ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अब क्या हो गया, 30 सितंबर तक क्या करवाना, ऑडिट करवाना, और बाद में रिटर्न फाइल कब करोगे आप? 31 अक्टूबर तक फाइल करोगे। आई क्या बात समझ में आपको? मॉड्यूल ओपन करो बेटा, एक बार एक क्वेश्चन करके दिखाना है मुझे। पेज नंबर लाइव का मॉड्यूल, ये 30 नंबर देखना, मैंने करवा दिया क्लास में क्या? पेज नंबर 287 पे। करवा दिया गया ये? ठीक है, यही देखना था मुझे। लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपोजिट इनकम। प्लीज बातें बंद करो बच्चों। कंपोजिट इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जिसका एक हिस्सा एग्रीकल्चर है और एक हिस्सा बिजनेस है। हमने इस पर एक चर्चा पहले भी की थी, चाय कॉफ़ी वाला। तो अगर आप टी बिजनेस में हैं, कॉफ़ी बिजनेस में है, रबड़ बिजनेस में है, तो आपका एक हिस्सा बिजनेस माना जाता है और एक हिस्सा क्या होगा आपका? एग्रीकल्चर माना जाएगा। टैक्सेबिलिटी इन द केस ऑफ कंपोजिट इनकम, रबड़, कॉफ़ी और टी। ये जो मैंने आपको छोटा सा एक बना के दिया टेबल, इतनी याद रख लीजिए बस, इससे ज़्यादा ना पढ़ना है ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। रूल नंबर 7A है बच्चों, वो बात करता है किसकी? रबड़ की। अगर आप रबड़ के बिजनेस में हैं, रबड़ भी पेड़ों से निकलता है, पता होगा आपको। रबड़ के प्लांट्स होते हैं बच्चों, रबड़ प्लांट्स बोलते हैं, उससे रबड़ बनता है। तो उसमें क्या 35% क्या आपका बिजनेस है और 65 क्या आपका एग्रीकल्चर है। 7B, इनकम फ्रॉम कॉफ़ी। कॉफ़ी बेटा दो टाइप से काम करती है। एक तो होता है किसान, जो कर्नाटका साइड में आप जाएंगे तो वहाँ कॉफ़ी का काफ़ी सारा बिजनेस है। तो कॉफ़ी क्या होना है, एक तो कॉफ़ी को क्या उगाया जाएगा और उसको छांट, उसके कॉफ़ी बीन्स होते हैं बच्चों, उसको छांट के निकाल लिया जाएगा। अगर आपने सिर्फ इतना ही काम किया है, कॉफ़ी उगाया और छांट के उसको अलग कर लिया, तो उस केस में 25% आपका बिजनेस है, ज़्यादा एग्रीकल्चर हो जाएगा 75%। प्रदीप कुछ ऐसी कंपनियां हैं, नेस्कैफे वगैरह, वहाँ पर उनके खुद के प्लांट भी है। वो लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी को उगाते भी है, छांटते भी है, उसको रोस्टेड भी करते हैं, उसको बैक भी करते हैं, उसको पीस के चिकोरी पाउडर मिला के कॉफ़ी पाउडर बना देते हैं। ये सारा प्रोसेस कर देते हैं बच्चों, मतलब प्योर कॉफ़ी बना देते हैं उसको। तो अगर आपने क्या कर दिया, उगाया है, क्रूड किया है, रोस्टेड किया, ग्राउंडेड किया, पीस दिया उसको, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये बिजनेस हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा बिजनेस आपका? अब 40 हो जाएगा। और 60 क्या होगा आपका? एग्रीकल्चर। टी के लिए फिक्स है 40 और 60। आई बात समझ में? अब ये जो लिमिट्स है बच्चों, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। रबड़ के लिए कितना, अगर कॉफ़ी ग्राउंड किया, क्रूड किया, तो अगर आपने इसको क्या किया बच्चों, और लास्ट में कितना है एग्रीकल्चर इनकम। अभी करते हैं एक बार जल्दी से अपना मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन दिया हो वो कर देते हैं पहले। बोलता नहीं है कि प्यार से।
आप निकालेंगे पेज नंबर 92 नंबर पेज पे आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम पढ़ने वाले हैं। मिस वी है जो एक रेजिडेंट है, एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, derive the following income from various operation relating to plantation and estate owned by her। तो उसकी कुछ इनकम है बच्चों। तो सबसे पहली इनकम कौन सी है उसकी? रबड़ की इनकम। रबड़ की इनकम कितनी है? 3 लाख। तो बताओ कितना कितना करोगे आप? 35 और 65। तो एक काम करते हैं, बिजनेस बिजनेस ढूंढ लेते हैं ना, बाकी एग्रीकल्चर मान लेंगे। तो बताओ, यहां लिखता हूं बिजनेस इनकम और यहां लिख देता हूं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम बताओ, बिजनेस कितना आ रहा है पहले का? 1,05,000, 1,95,000। सेल ऑफ ग्रोन ऑन क्रूड इन तमिलनाडु, 75,000 तो यहां पर आ गया। बस रेट याद रखना है, सीधी सी बताऊं आपको। बताओ अब। इनकम सेल ऑफ कॉफी ग्राउंड क्रूड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो। कोलंबो इंडिया में आता है क्या? फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की एग्जाम्प्ट होती है, याद करो अपने चैप्टर नंबर 2। उसका मतलब पूरी टैक्सेबल है भाई, ये पूरी बिजनेस इनकम है ये। अच्छा, उधर चलेगी क्या? हाँ, बिजनेस है, बिजनेस पूरा का पूरा। इनकम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन शिमला। शिमला तो अपनी है। कितना आएगा? 40 तो इधर आ जाएगा और 2,40,000 इधर आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सीडिंग ग्रोन एंड नर्सरी इन कोचिन। नर्सरी की जो इनकम होती है बेटा, वो 100% क्या होती है? एग्रीकल्चर होती है। तो ये पूरा इधर आ जाएगा। लगाओ एग्रीकल्चर कितना है। एक जना बिजनेस लगा दो। बिजनेस का 5,40,000। 5,40 और 5,90। अब सब बच्चे एक बार सामने देखेंगे, समझेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है क्योंकि वो चैप्टर नंबर 3 का है और चैप्टर नंबर 3 मैंने नहीं पढ़ाया अभी आपको। सबसे लास्ट, जब इनकम टैक्स का लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, वहाँ पढ़ेंगे हम उसको। बस क्योंकि मॉड्यूल ने कैसे डिजाइन कर रखा है, मॉड्यूल ये सोच रहा है कि बच्चा ना चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आया हुआ है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो चैप्टर नंबर 3 के बीच में यहाँ पर आपको परेशान करेंगे। तो उसका वो एक ही कंसेप्ट है जो परेशान करेगा, वो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ क्या है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे बनता है। देखिए बच्चों, बस क्योंकि इसको देखने से ही समझ में आएगा आपको। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स बनाना सिखा रहा हूँ आपको मैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे बनता है। पहली बात है साहब, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। गवर्नमेंट नहीं चाहती किसानों से कोई भी टैक्स लेना। गवर्नमेंट कह रही है भाई हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे, बट आप किसान होने चाहिए प्योर। अगर आप में थोड़ा बहुत ही बिजनेस का इनकम आ गया तो फिर हम टैक्स ले लेंगे, आपकी एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ा के टैक्स का रेट बढ़ा देंगे। समझा नहीं सर? देखते हैं। मान लो आपके पास जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है बच्चों 8 लाख रुपए की, ठीक है। और आपकी अदर इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वो है आपकी 6 लाख रुपए की। आपको टैक्स पेबल बताना कितना आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, पर इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका अलग है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है बच्चों, आपको पहले जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान के इसमें जोड़ दो। कितना हो गया? और 14 लाख पे टैक्स बना दो बिफोर सेस। 10 लाख पे आएगा
1,12,500, 4 लाख पे आएगा 1,20,000, 2,32,500। ठीक है। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें से अब माइनस कर देना टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जितना एग्रीकल्चर इनकम पे आपने टैक्स, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी आ गया ना, तो एग्रीकल्चर वाला कम कर दो। अब कितना एग्रीकल्चर इनकम आपका, दोनों ध्यान से एक बार सभी देखें, एग्रीकल्चर इनकम कितना आपका 8 लाख है। अब इसमें जोड़ दोगे आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है बच्चों, 2.5 लाख, कितना होगा टोटल आपका। अब 10.5 पे बना दो टैक्स, 10 पे कितना बनेगा 1,12,500, और 0.5 पे कितना बनेगा, और 30% के हिसाब से 15,000, ये इसमें से माइनस कर दो, 1,27,500 प्लस करोगे आप 4%। अच्छा ये 1,27, ये कितना आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है क्या, 1,05,000 आ रहा है ये माइनस करने के बाद 109,200। आई बात समझ में। पहले क्या करना है, उसको नॉन एग्रीकल्चर मान लेना है, फिर क्या करना है बच्चों, कंप्लीट पे टैक्स बनाना है, फिर एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जोड़ देनी है, फिर टैक्स निकालना है और बाद में इसको माइनस कर देना। इतना ही है बस। सर हुआ क्या, क्या किया, अरे कुछ नहीं किया। देखो आप इसको देखो, करना क्या चाहिए गवर्नमेंट आपकी स्लैब को बढ़ा रही है एग्रीकल्चर इनकम की वजह से। जो आपकी इनकम है, आपके स्लैब को उठाकर 20 से 30 में डाल दिया गवर्नमेंट, इतना किया है बस। एक बार जोड़ा एक बार लेस किया। सोचिए बच्चों, एक पर्सन है जो एग्रीकल्चर इनकम कमाता है, उसके पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है 1 करोड़ रुपए की, तो टैक्स का आएगा 0। पर गवर्नमेंट कह रही है कि मान लो तेरे पास एग्रीकल्चर इनकम तो कितना है, एग्रीकल्चर इनकम तो है साहब 10 लाख रुपए का, और अदर इनकम कितना आपके पास 2 लाख रुपए का। तो आप कहोगे एग्रीकल्चर तो एग्जेम्प्ट है और अदर इनकम 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं भाई, नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पर है तो पैसा ही ना। सही मायने में तूने कमाया कितना है, 12 लाख कमाया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रिवर्स टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। अब 12 लाख बन गया तो इस 2 लाख पर हम पहले टैक्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे 30% के हिसाब से, कितना हो गया 60,000, और ये आपका एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स आएगा। करके देख लो चाहे इसको आप कि सर 12 लाख पे टैक्स बनाओ, पहले कितना बनेगा 1,12,500, इसमें क्या जोड़ दोगे आप 2 लाख का, कितना आ गया 60,000, 1,72,500। अब क्या माइनस करोगे इसमें, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम की आपकी 10 लाख है, और 10 लाख में भी क्या जोड़ दोगे आप, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 2.5 लाख पे टैक्स लगाओगे। नहीं वो तो इसको 3 करो, 3, 1 मिनट रुको। पूरा एग्जाम्प्ट हो रहा था, 10 लाख की एग्रीकल्चर इनकम है और 3 लाख रुपए का आपकी अदर इनकम है, क्योंकि 2.5 लाख तो वैसे भी टैक्स नहीं लगी ना गवर्नमेंट। अब देखो क्या हो रहा है, इनकम कितनी बन गई आपकी। अगर मैं इसको डायरेक्ट बताऊं तो क्या बोलूंगा, सर इस 3 लाख पर क्या लगाइए आप, 3 लाख का 30%, नहीं पर पहले इसमें 2.5 लाख तो कम करोगे ना आप, तो 2.5 लाख कम कर दो, कितना रह गया 50,000, टैक्स तो 50 पे लगेगा, कितना 30%, बताओ कितना आएगा 15,000 टैक्स आना चाहिए। नॉर्मली आप लगाते तो कितना लगाते कि सर 50,000 पे 5% लगाते 7500 पर, कितना बन रहा है टैक्स आपका, सही मायने 15,000 बन रहा है। चेक कर लो आप कैसे करोगे। टोटल इनकम कितना हो गया, 13 लाख हो गया, बनाओ टैक्स 13 लाख पे, 10 लाख पर कितना बनेगा 1,12,500, और 3 लाख पर कितना लगेगा 2 लाख। अब लेस करो बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम कितने आपकी 10, प्लस कर दोगे 2.5 लाख, इसमें 12.5 लाख पे लगाओ टैक्स, तो 1,12,500 तो ये हो गया, कितना रहे 187,500, माइनस करो 15,000 आएगा। पता कैसे आया 15,000, स्लैब बढ़ गई बस। अरे आप देखो ना, मेरी आंखों से देखो, आप मेरे 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 दिमाग से देखो आप, मैं आपको डायरेक्ट इधर देखो। अरे 1 मिनट रुको भाई, आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 10 लाख है,
आपके अदर इनकम मान लेते हैं 5 लाख है। अब मैं देखो डायरेक्ट निकाल के देखता हूँ। मैं कहता हूँ साहब इसकी टैक्स आएगा 75,000 रुपये। कैसे निकाला? 10 लाख तो एग्जाम कर दिया। देखा जाए तो आप 30% स्लैब पे चल पड़े हो। आप स्लैब 30% होगी ना, और इसमें 2.5 लाख माइनस कर दो आप, तो बच गया कितना? अब 2,50,000। इसका लगा दो कितना? 30%। कितना आएगा? 75,000। अब इसी को हम करके देखते हैं कि हमने अंदाजा सही लगाया है क्या। आओ हो दो स्टार्ट। फॉर्मूला जो बना हुआ है, रट्टा मारने वाले बच्चे रट्टा मार के कर लो। कैसे करोगे आप? 15 लाख पर कैसे आएगा? 10 लाख का 1,12,500 और 5 लाख का 1.5 लाख रुपया, 2,62,500 लेस करोगे बेटा कितना? 12,50,000 रुपये टैक्स। 1,12,500 तो हो गया 10 पे, और बाकी बच गया 2.5 लाख का 50,000। 75,000 हो गया क्या? ये तो माइनस करोगे तो आएगा 75,000। एक करके दिखाओगे? आपकी एग्रीकल्चर इनकम बच्चों 8 लाख रुपए, और अदर इनकम है आपकी कितने की? 6 लाख रुपए की। कभी किया था हमने? ये नहीं। तो आप 5 लाख करो, कैलकुलेट करो टैक्स। आप डायरेक्ट मत लगाओ फॉर्मूला, नहीं लगेगा आपसे। आप तो बताएं वो करो बेटा। विद सेस है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ बेटा, जो बताए वो करो। 75,000। चेक करो बेटा टोटल कितना हो गया? 13 लाख हो गया। अब तो डायरेक्ट बताता हूँ आपको मैं। 13 लाख का मतलब स्लैब कौन सी चल गई आपकी? 30% चल गई आपकी स्लैब। अब इसका मतलब क्या हो गया साहब? आपकी इस 5 लाख पे हम टैक्स लगाएंगे, तो इस 5 लाख में 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा नहीं, वो तो एग्जाम कर दिया। बाकी कितना बच गया है? 2.5 लाख। उस पर लगा दो 30%। कितना आएगा? 75,000। लो अब करके दिखाओ डायरेक्ट, ये लो अब करके दिखाओ। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 4 लाख रुपए की, और अदर इनकम आपकी 2 लाख। दो नहीं, दो नहीं, दो नहीं, दो नहीं, दो में तो 12 लाख रुपए की। करो डायरेक्ट। 2,85,000 डायरेक्ट करके दिखाए हुए आंसर इन्होंने। बिना डायरेक्ट करके देखो बेटा एक बार, नॉर्मल करके देखो जैसे मैंने सिखाया आपको। 2,50,000, 2,50,000। डायरेक्ट में 2,85 कैसे आ गया फिर? 2,50। सुनिए, सुनिए बेटा सुनिए। स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे आप? एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ दोगे क्या? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इन दोनों पे क्या बनाओगे आप? टैक्स बनाओगे बिफोर सेस। ठीक है? तो स्टेप नंबर 2 आएगा आपका। क्या करोगे स्टेप नंबर 2 में? कि सर एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ दोगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस पर टैक्स बनाओगे बिफोर सेस। और ये टैक्स में से ये टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? ये टैक्स इसमें क्या जोड़ देना आप? 4% ये क्या आएगा आप? टैक्स पेबल। ठीक है? ये करके दिखाओ। अभी तो दिया था ये मैंने, 5 लाख था वो। एक लाख, 1,30,000।
डायरेक्ट क्यों करना है, वो लिखना भी तो पड़ेगा एग्जाम के अंदर। अरे वो तो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे हो रहा है, क्यों का रीजन दिया मैंने आपको। डायरेक्ट डिलीट नहीं करना भाई, ये करना छोड़ो, डायरेक्ट वाले को डिलीट मारो डिलीट मारो, ऐसे करके आना है, ये लिखना है पूरा आपको। टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा टैक्स, दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करोगे, इस पे नंबर मिलेंगे आपको। और ये नहीं कि क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ गया आप डायरेक्ट डायरेक्ट काट देगा। हाँ, चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो इसको आप, कि मैंने सही किया नहीं किया, ठीक है ना। करें स्टार्ट। तो दोनों को पहले टोटल किया आपने, 12 लाख हो गया आपका, 12 लाख पे टैक्स बनाया आपने, फिर 4 लाख में जोड़ दिया आपने 2.5 लाख, उस पर टैक्स बनाया, ये टैक्स इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया आपका 1,30,000, शायद जोड़ा आपने, कितना आ गया आपका टैक्स पेबल, ठीक है क्या। एक 65 कौन से वाले का आंसर दिया बेटा कोमल। एक 30 है भाई, एक 30 आंसर है, ये रहा, एक 30 आंसर है, सहज जुड़ेगा तो ये आएगा टैक्स पेबल। हो गया क्या, हटा दूं इसको अब बच्चों हम स्टार्ट कर, अरे बातें बंद कर दो यार, इतना सा टाइम मिलता है मेरे को 2 घंटे, उसमें तुम बातें करने लग जाते हो। मेरी कोशिश रहती है कि पूरे उसे 1 घंटे 40 मिनट को मैं अच्छी तरह इस्तेमाल कर लूँ। पहले मॉड्यूल के 10 क्वेश्चन है बेटा, वो मैं करवाता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए जब क्वेश्चन किए जाएंगे तो किस सोच को आपको रखना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है ना। जहाँ भी आपको लगे कुछ सेक्शंस प्रोविजन समझ में नहीं आया, मुझे रोक लेना बच्चों। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ, उसको मेरे साथ साथ सोचना बच्चों, ठीक है ना। अपना दिमाग एक बार साइड में रखना, मैं जैसे फॉलो कर रहा हूँ उसको फॉलो करवाना। जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, क्या चीज़ अंडरलाइन नहीं करनी चाहिए, पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उस समय कैसे दिमाग आपको चलाना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मिस्टर टी हैं बच्चों, ये इंगेज इन द कंपोजिट बिजनेस इनकम, ग्रोइंग एंड क्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉफ़ी इन कर्नाटका। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये कंपोजिट इनकम का क्वेश्चन है, आसान, अभी जो किया हमने वैसे क्वेश्चन है। द होल कॉफ़ी ग्रोन एंड प्लांटेशन इज द क्रूड, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है इसका। ओपनिंग वैल्यू दे रखी है आपको कार की, जिसमें से ओनली एसेट दे रखा है, ये कितने का है, 3 लाख रुपए का है। पिछले साल की ओपनिंग वैल्यू में से पिछले साल का डेफिनेट माइनस कर दिया है, तो ये ओपनिंग वैल्यू आएगा कार का। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मशीनरी का, ये WDV का दे रखा है, उसमें से भी क्या कर दिया आपने, डेफिनेट माइनस कर दिया। एक्सपेंस कितना किया आपने, कॉफ़ी उगाने के खर्चे कितने हुए आपके, और कॉफ़ी को क्यूरिंग करने के खर्चे कितने हो गए, टोटल खर्चा कितना हो गया आपका 6,10,000 का। सेल वैल्यू ऑफ क्रूड आपने बेचा कितने में, इसको 22 लाख में बेच दिया है। मुझे बताओ बेटा, पहले तो नेट प्रॉफिट निकालो, 22 लाख का तो आपने बेचा इसको, और 6,10,000 का खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे इसमें, बताओ कितना का डेप्रिसिएशन आपका। डेप्रिसिएशन के लिए नीचे पढ़ लेते हैं, कोई नई मशीन तो नहीं परचेज की है, चेक करते हैं कि सर बिसाइड द यूज ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन कार इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सनल एंड डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस कितना है 20%, तो 20% क्या हो गया आपका पर्सनल भी यूज हो रहा है। तो अब क्या करोगे, जो डेप्थ निकलेगा उसका 80% ही आप लेने वाले हो। अब एक्सपेंस इनकर फॉर द कार रनिंग एंड मेंटेनेंस कितना 50,000, इसका भी कितना आएगा 80% ही आएगा, कि कार के सारे खर्चे क्या आपके 80% और 20% के रेशियो में बांट दोगे आप, क्योंकि 20% क्या उसका पर्सनल यूज है, डेप्रिसिएशन हो गया, कार रनिंग मेंटेनेंस खर्चा हो गया, सब उसमें चला जाएगा। द मशीन वाज यूज इन द ऑफिस क्यूरिंग एंड द बिजनेस नॉन ऑपरेशन, कंप्यूट करना आपको इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटी असेसमेंट एट 23-24, नीचे आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताओ कैसे करें, हो जाओ स्टार्ट। तो इसको सीधा ही कर लेते हैं, तब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस पर टैक्स भी निकालेंगे बेटा अपन, ठीक है ना, टैक्स भी निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं। बताओ सेल वैल्यू कितना आपका, सेल प्राइस, खर्चे कौन कौन से हुए, एक्सपेंस बताओ। एक तो हो गया 3,10,000 का, एक हो गया 3 लाख का, और एक ये जो 50,000 का है ना साहब, इसका 80% हो गया कितना 40,000,
हो गया सब कुछ। अब रह गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में सिर्फ कार की बात कर रहा है ये। कार को कहाँ यूज़ कर रहे हो आप? 20 वाला। तो ये ऊपर वाला किसका? कार का है। कितना है बच्चों? 3 लाख है। कार पे डेप्रिसिएशन कितना होता है? 15% होता है। कितना हो गया बेटा ये? 45। और उसका 80% कितना आ गया? 0.36 हो गया, क्योंकि लाखों में कर रहा हूँ मैं। और अब कार के बाद में किसका? मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे? 15 लाख का। ये भी 15% ही है बच्चों। बताओ कितना आ गया इनकम आपका? 12,89,000। तो ये 12,89,000 जो आपने निकाला है बच्चों, अब क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका? कॉफ़ी वाला क्वेश्चन है ना, तो 25% तो क्या बन गया आपका? बिजनेस इनकम। और 75% क्या बन गया आपका? एग्रीकल्चर इनकम। कर दो अलग अलग। 3 लाख। और ये वाला 66,000। ये आपका आंसर है किताब के हिसाब से। टेक्स्ट निकाल के दिखाओ इस पे। ये एग्रीकल्चर इनकम है। लगाओ अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, चाहे कैसे भी निकालो, निकालो आंसर निकाल के दिखाओ मुझे तो। बाईस हजार। सेस तो लगेगा ना लास्ट में। 10 से पहले माइनस होता तो सेस तो लगेगा ना लास्ट में। हटा दो इसको। ये तो एक नॉर्मल सा, आसान सा, बच्चा सा क्वेश्चन था बच्चों। आंसर आपका ये है क्या? देखने के बाद ये निकाला था हमने। टैक्स पेबल है क्या इसके अंदर? तो इसके आंसर में ना, यहाँ पर बुक है क्या आपके पास? उसमें इसका टैक्स पेबल ऑन अबव इनकम में एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम लिखकर आपको टैक्स निकालना है। निकाल लोगे ना होमवर्क के अंदर। इसका आंसर क्या बताया अभी आपने? 22,242। देखो अभी भी गलत निकाल रहे हो आप। अरे ये थोड़ी आएगा टैक्स पेबल। सेक्शन 288B में राउंड ऑफ कौन करने आएगा बताओ? हैं? राउंड ऑफ भी तो करोगे टैक्स को 50 रुपए के अंदर। डबल टू ये लिख लेना नीचे आंसर उसका, ठीक है ना? ये आपको घर पे पूरा कर देना है। कर लोगे ना टैक्स निकालना तो आप? अरे बोलो ना, क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, बढ़िया लग रहा है। नया जोड़ा है क्या? आई थिंक नया जोड़ा क्वेश्चन ये मॉड्यूल में, इस बार नया है। चलो करते हैं। एक नया क्वेश्चन जोड़ा है इस बार मॉड्यूल के अंदर। मिस्टर राजू है बच्चों, जो एक मैन्युफैक्चरर है चेन्नई के अंदर। सबसे पहली लाइन क्या अंडरलाइन करोगे आप? मैन्युफैक्चरर। क्यों, क्या होगा इससे? बहुत सही जा रहे हो बेटा। द फॉलोइंग एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है मैन्युफैक्चरर को 20% के हिसाब से अगर उसने नई प्लांट मशीनरी परचेज किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज 180 दिन से कम के लिए, क्या तो बाकी बचा हुआ 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह सब आपको दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 71,000 का।
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा आपको इतना, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपको इतना दिया। अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। सेल आपको इतना दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक आपको ये दिया हुआ है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। जीपी आपका आ गया बच्चों। जीपी के बाद में अब आपको P&L अकाउंट दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। जीएसटी की पेनल्टी, देखिए बच्चों, पेनल्टी कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। एक तरफ गवर्नमेंट आपको पेनलाइज कर रहे हैं और आप उसका खर्चा क्लेम कर रहे हैं और अपनी इनकम को कम करके दिखा रहे हैं और टैक्स बचा रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए पेनल्टी हमेशा क्या होती है, डिसअलाउड होती है। आई बात समझ में? अब क्या करना है, देखो आपको जो नोट्स मैंने जो बना रखे हैं उसके लास्ट पेज एक आधा जोड़ना है आपको, ये खुद करना है काम। उसमें एक लिस्ट बनानी है, सर फॉलोइंग एक्सपेंस आर डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आया? उसमें सबसे पहला नाम लिखोगे आप कि सर जीएसटी पेनल्टी या टैक्स की पेनल्टी, पेनल्टीज क्या होते हैं आपके, डिसअलाउड होते हैं। क्योंकि इस तरह का अगर एक लिस्ट बना लोगे ना तो क्या रहेगा कि सर जब भी क्वेश्चंस करने बैठो आप तो उस लिस्ट को एक बार रीड कर लेना। बनाने को तो मैं बेटा बनवा दूंगा आपको, आधे घंटे लगेंगे, सारे लिखवा दो नाम, पर मैं चाहता हूं ये एक्सरसाइज खुद करो तुम। जब खुद लिखते हो ना याद रहता है कि सर नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज यहां से हटेगी भाई, ये पता चल गया मुझे। जीएसटी पेड किया, ठीक है, ये तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। जनरल एक्सपेंस बिजनेस का होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन, मशीनरी के टर्म लोन के लिए आपने एक इंटरेस्ट लिया है। अगर ये पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है तो अलाउ होगा, पुट टू यूज से पहले का होगा तो क्या होगा, ये मशीनरी में ऐड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। पर मुझे अभी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पा रहा, तो मैं ये मानूंगा पुट यूज के बाद का है। इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखा होगा तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है सर, देख लेंगे। तो अभी इस पर कुछ हो सकता है, वैसे अभी तक लिए अलाउ है ये। डेप्रिसिएशन ये हटेगा यहाँ से, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, हमारा इनकम टैक्स का। लो भाई, दो चीज़ तो मैंने यहाँ से निकाल ली जो एरर है। अरे समझ में आपको? फोकस देखो, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। अब इसके बाद में हम चलते हैं इसकी इनकम की साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का इनकम होता है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ना ना ना, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये इनकम यहाँ का नहीं है बच्चों, हमें किसका निकालना है, इनकम, बिजनेस का इनकम निकालना है कि P&L अकाउंट के अंदर डिविडेंड की वजह से इनकम बढ़ा हुआ है, ठीक करेंगे तो घटा देंगे वापस, ये इनकम यहाँ का नहीं है बच्चों। आई बात समझ में? इनकम बाय वे ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, मुझे बताओ बेटा ये भी इनकम नहीं होता, बस टैक्स निकालते समय ऐड लेस करना होता है एक बार, तो ये दोनों निकल गए आपकी, ये तो एग्जेम्प्ट इनकम होती है। मतलब P&L अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैंने ठीक कर लिए एक बार पढ़ के। सबसे पहले ये ठीक करना है इधर वाला साइड, फिर ये वाला सीट करना है हमें। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 22-23। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड कितना है, 46 पेड इन कमीशन टू ब्रदर ऑफ एसएससी, द कमीशन अमाउंट इज द मार्केट वेट कितना है, 36,000। मैं तो भूल गया भाई क्या सेक्शन 48(2), चलो सेक्शन नंबर याद नहीं होता, थोड़ा साइड में। आप क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि आपने 46,000 पेड किया है कमीशन का, किसको पे किया है, ब्रदर को। पेड किया मतलब खर्चा है। अगर यहाँ रिसीव्ड बढ़ाता ना तो कुछ नहीं करते इस पॉइंट का। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकम पे नहीं लगता, सिर्फ खर्चों पे लगता है सेक्शन। और कमीशन जो अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू कितना उसका 36 है, इसका मतलब डिसअलाउड कितना होगा, तो आपका जो नेट प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा। बोलिए। द एसएससी पेड इन द कैश 33,000 इन कैश और ट्रांसपोर्ट कंपनी कब, इतनी तारीख को, एंड दिस अमाउंट इंक्लूड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अज्यूम करना है प्रोविजन ऑफ रेट इन टीडीएस नॉट एप्लीकेबल दिस पेमेंट, तो डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 से ऊपर का पेमेंट है कैश के अंदर, डिसअलाउड कर देंगे। ओ क्या भूल गया, क्या है, 35,000 होता है क्या? हाँ चलिए भाई, मतलब ये पॉइंट अलाउ है, कोई काम का नहीं पढ़ते तो भी ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4,000 पे आपने पर मंथ वाज पेड इन द सैलरी ऑफ द स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बार फिर पढ़ते हैं। ए सम ऑफ 4,000 रुपीज पर मंथ was paid as a salary to staff throughout the previous year and this has not been recorded in the books of accounts. Not recorded books of accounts मतलब ब्लैक मनी हो गया। ब्लैक मनी भाई साहब एक ऐसा पेमेंट था 4,000 का जो आपने खर्चा बुक को रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप ऐसे ही मान सकते थे आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो ये खर्चा अलाउ कर देंगे आपको, पर ये दिख रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ब्लैक मनी ज्यादा दिख रहा है बेटा इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, ये
48,000 और इसका ट्रीटमेंट क्या है बच्चों 78% टैक्स लगेगा। वैसे आपकी इनकम में तो जुड़ जाएगा ये, पर इस पर टैक्स कितना लगेगा अब 78%। ठीक है, दोनों कर सकते हो, आप चाहते हो तो उसको घटा के भी दिखा सकते हो तो भी आंसर सही होता आपका। हाँ, आपको लिखना पड़ेगा ना फिर कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसको हम भूल गए लिखना, तो अब लिख देते हैं, फिर तो ये देखते नहीं बेटा हम ब्लैक मनी, फिर तो हम यही मानते। नेक्स्ट पढ़िए, बैंक टर्म लोन आपका इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31/3/2023 को 20,000 रुपये का एंड द बैलेंस है नवंबर 2023। ठीक है, आ गया पॉइंट नंबर 4 समझ में। एक मिनट देखते हैं कि सर बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट क्या है, क्या ऊपर देखो कहीं पर है क्या, इसका जिक्र कहीं हुआ है क्या? जरा बैंक टर्म लोन का इंटरेस्ट है 60,000, मतलब ये इस 60,000 की बात करें जो पेनल अकाउंट में डेबिट हो चुका है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं कि साहब ये बैंक टर्म लोन जो था ना 60,000 रुपये का एक्चुअली पेड अप टू 31/3/2023 को 20,000 और बैलेंस अमाउंट पेड किया आपने नवंबर 2023 को। अब याद आया कुछ? फॉलोइंग पेमेंट जब तक पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। उसमें क्या इंटरेस्ट भी था क्या बैंक का? अरे इंटरेस्ट भी था ना, क्या क्या था उसमें? गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स वगैरह देते हो वो था, बोनस कमीशन, बैंक को जो इंटरेस्ट पे करते हुए आ गया, इसमें एनबीएफसी वगैरह सब आ गया था, और इंडियन रेलवे की एसेट्स थी आपकी, और एक और था पॉइंट वहाँ पर कि अगर आपने लीव एनकैशमेंट वगैरह दिया है तो वो भी इसमें देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 20,000 तो अलाउ हो जाएगा आपको क्योंकि ड्यू डेट से पहले पहले आ गया 20,000 तो, पर ये नवंबर 2023 में दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, ड्यू डेट के बाद कितना जा रहा है 40,000, तो कितना डिसअलाउड होगा 40,000। लो भाई ये भी हो गया। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपे किया आपने कितने का, 50,000 रुपीज़ का, रिलेटेड टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर किया आपने इस डेट को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना आपका 23,000। हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम द कैनरा बैंक एंड दिस अमाउंट डज नॉट डील विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबव। अच्छा, मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है ना, ये डील ही नहीं कर रहा किसके साथ में, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का पॉइंट है। लॉस ही तो आएगा सर, लॉस कैसे आएगा, साफ तो लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और सेल्फ ओवर प्रॉपर्टी में लॉस आता है बच्चों, जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 50,000, इंटरेस्ट नहीं है भाई, और इंटरेस्ट कितना है 23,000, देखो ना इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब सर आपका 23,000 का क्या आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रीशिएशन के लिए, और डेप्रीशिएशन में तो मैंने आपको इतना माहिर कर रखा है, इतने सारे क्वेश्चन किए थे भाई। डेप्रीशिएशन के लिए बता रखा है कि साहब ओपन डब्ल्यूडीवी कितनी है आपकी 11 लाख, एडिशन कब क्या है, यूज क्या मोर देन 180 डेज का, टोटल एडिशन कितना आपका बताओ, डेफिनेशन कितना आएगा जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। दिखा देता हूँ एक तो एक कंप्यूटर ना अजीब सा यार तुम्हारा, पूरे पूरे दिन में क्लास लेता हूँ, सबसे घटिया यही है, ऊपर नीचे करने में 2 घंटे लग जाते हैं। 11,90,000 है भाई, इसको ना इससे होता ही नहीं, ये पता नहीं क्या है, ये पेन भी उल्टे चलते हैं इसमें। दो लाख 1,000, 2,23,500, और बाकी क्या मेरी बारात में आए हैं क्या यहाँ पर, 2,23,500 है क्या, 2,23,500, सबसे पहले बताओ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है इसका, 11,90,000, प्लस करोगे 180 प्लस में कितना है बच्चों 2 लाख, तो 180 माइनस में कितना आएगा 2 लाख आएगा। बेचा तो कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, तो इस पे तो लगा दो कितना आप 7.5%,
और इस पे लग जाएगा पूरा 15%, तो 2,23,500। कंप्यूट करना आपको इनकम, तो करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। मुझे क्या थोड़ा बहुत इसको छोटा करना पड़े, कर दूं क्या थोड़ा छोटा? पढ़ तो लिया ना हमने सारा। अब क्या है कि मैं थोड़ा मेरे पास स्पेस मिल जाएगा ना, मुझे स्पेस का ही तो बस खेल है बेटा सारा। तो इसको दोनों एंगल से करके दिखाऊंगा। अगर आप उसको ओमिशन मानते हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन में, ओमिशन नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ेगा। दोनों एंगल से क्वेश्चन सही रहेगा बच्चों। पर पहले तो एट प्राइमा फेस लग रहा है कि साहब ये तो ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी से सॉल्व करेंगे पहले अपन उसको। तो भाई रंगोली बना ली गई है, बस अब इस पे डिजाइन तैयार है बच्चों। कौन सा पेन ले? ब्लैक। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है बच्चों? 23,000। ये तो लिख देते हैं ना, याद है ना आपको, निकाला था हमने। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बताओ आपका नेट प्रॉफिट कितना है? ये रहा नेट प्रॉफिट आपका 5,00,000 रुपए का। सबसे पहले आपको इसको लेके रखना ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चों। इसी में तो एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि 5,00,000 में प्लस माइनस सब कुछ हो चुका है। अब इसमें जोड़ेंगे बच्चों, हम क्या जोड़ेंगे कि सर एक्सपेंस डिसअलाउड, डिसअलाउड बट डेबिटेड इनटू P&L अकाउंट। इसका मतलब समझते हो क्या हुआ कि सर खर्चा नहीं होना चाहिए था फिर भी हाँ आ गया आपका। तो इसमें पहला पॉइंट बताओ कौन सा है? आराम से, अरे तो चलेगा और नहीं आ रहा अभी, किताब ही दे दो मेरे हाथ में। हाँ कोई बात नहीं, ये पूछते हैं, जरूरत नहीं है बेटा, आप आओ जाओ बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चे थोड़ी हो, अब कोई मेरे पास ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो मैं बुक ले रहा हूँ। मैं पकड़ना यार, बुक ले फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले देखा जाए तो ये सब कुछ सही थे बच्चों। दिक्कत तो कहाँ आ रही है? सिर्फ दो चीज में आ रही है आपके यहाँ पर, तो यही तो दिक्कत है बच्चों। तो बताओ सबसे पहला क्या आएगा आपका? जीएसटी की पेनल्टी, तो लग दो जीएसटी पेनल्टी कितनी थी? 5,000 रुपये की। जोड़ दोगे वापस, प्रॉफिट बढ़ा दोगे। और दूसरा था बच्चों आपका डेप्रीसिएशन, लो भाई डेप्रीसिएशन है दूसरा। कितना है डेप्रीसिएशन आपका? 2,00,000 रुपये। बेटा ये डेबिट हुआ है, पहले ये तो हटाएंगे ना यहाँ से, अब सही वाला घटा देंगे। आई बात समझ में? हमेशा यही प्रैक्टिस करनी है आपको। कुछ किताबें क्या करती है, सर गलत है 2,00,000, सही कितना है 2,23,500, डिफरेंस क्या करो माइनस कर दो। नहीं नहीं, हमारे पास एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि जहां माइनस करना वहां ऐड कर देते हैं गलती से हम, और ऐड कर दिया पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। तो ये प्रैक्टिस करो ही क्यों, आप हमेशा एक प्रैक्टिस सेट रखो कि सर जो पिनल अकाउंट में दे रखा है उसे क्या करना है, ऐड कर देना, और जो नया निकालूंगा उसे लेस कर दूंगा। प्लस माइनस जो होगा अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। लो भाई दोनों काम थे हमारे। नहीं इंटरेस्ट का भी नहीं देखेंगे बच्चों। क्यों नहीं देख रहे अभी? क्योंकि अभी जो मुझे साफ नजर आ रहा है मैं उसको देख रहा हूं, और फिर पॉइंट के साथ में इसको एडजस्ट करूंगा। अगर आप दोनों चीजें मिक्स करके करोगे ना तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई चीज छूट जाएगी बेटा आपकी। आई समझ में? क्वेश्चन आसान है, मुझे मुझे पता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं डाला है, पर मुझे बताओ बेटा गलती के चांस जीरो हो, ऐसी प्रैक्टिस करो आप स्टार्टिंग से। हो गया भाई? थोड़ा स्पेस छोड़ देना, और फिर हम लिखेंगे, लेस करेंगे कि सर सॉरी रुको रुको, इनकम नॉट रिलेटेड टू पिनल अकाउंट, बट क्रेडिटेड इनटू पिनल अकाउंट। कैसी इनकम जो पिनल अकाउंट की थी नहीं फिर भी क्रेडिट हो गई है, उसे घटाना पड़ेगा ना भाई। कौन सी दिख रही है आपको? ये देखो दो दिख रही है मेरे को, ये वाली समझ आई आपको? तो पहला कौन सा है इसके अंदर? डिविडेंड की इनकम कितनी है भाई? 15,000। और दूसरा कौन सा इसमें? एग्रीकल्चर इनकम, जो वैसे भी एग्जेम्प्ट होती है, 1,80,000। टोटल लगाओ इसका, 1,95,000। तो
पेनल अकाउंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो तो मैंने निकाल ली। अब करते हैं पॉइंट वन पॉइंट बातें। सबसे पहला पॉइंट बताइए भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो कौन सा सेक्शन लगाओगे आप? क्या लिखा? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज, मतलब पेनल अकाउंट में ऊपर है वो, डेबिट हो चुका, तो इसी में तो आएगा वो। तो यहाँ पर क्या करोगे? एक्सेसिव पेमेंट यहाँ पर डिसअलाउ कर दोगे। कितना एक्सेसिव पेमेंट आपका? 10,000। टिक लगा दो, ये हो गया। क्वेश्चन में जब भी करो आप साथ साथ में उसको यूज करते हो, टिक लगाते रहो कि हाँ मैंने कर दिया सर एडजस्टमेंट। आगे पॉइंट नंबर 2 में था, ये कैश वाला था, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो गया, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है इसका। थर्ड वाला क्या है बच्चों? हम मान रहे हैं इसको क्या? ब्लैक मनी। तो हम क्या जोड़ेंगे इसके अंदर हम? तो सर 48,000 और जोड़ दोगे आप ब्लैक मनी के नाम का। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको आप माइनस करके भी दिखा सकते हो। आप ये मान लिखना पड़ेगा आप ओमिशन इसको मान रहे हो। चलो देखेंगे बाद में। अब बताओ क्या है बच्चों? टर्म लोन वाला है, तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों आपका? सेक्शन 43B। पेमेंट आपने कब किया है? आफ्टर ड्यू डेट किया है, बोलिए ना भाई। तो कितना आएगा? 40,000 था क्या वो? 40,000, ये भी हो गया। हाउसिंग लोन का एडजस्टमेंट मैंने कर दिया। डेप्रिसिएशन, अब देखो ये प्लस था ये माइनस था, अब मैं फिर माइनस करता हूं कि सब एक्सपेंस रिलेटेड टू पेनल अकाउंट बट नॉट डेबिटेड इनटू पेनल अकाउंट। देखिए ये सबसे सही तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन करने का। बुक ने सीधा कर रखा है, कुछ किताबों ने टेढ़ा मेढ़ा कर। मैं कहूं 4 टुकड़ों में बांट दो पूरा क्वेश्चन, गलती के चांस 0 हो जाएंगे आपके। अब वो कौन सा पॉइंट है बताओ? डेप्रिसिएशन का जो हमने कैलकुलेट किया कितना था? 223,500। अगर मान लो इसको आप खर्चा मानते हो इस 4,000 को, तो अब ये यहां पर माइनस करते हैं आप कितना? 48,000। देखिए लिखा नहीं आपने, मैं भी क्या मान रहा हूं इसको? ब्लैक मनी मान रहा हूं, दो पर ऐड कर रहा हूं, अदरवाइज यहां क्या होता है? ये लेस हो जाता। इसके अलावा क्या बच गया था? बस हो गया। अरे मुझे लगा बढ़िया क्वेश्चन डाला होगा। लगाओ टोटल, देखते कितना है ये। में 5 और 2 और एक 3, ये कितना आ रहा है? 8,00,000। 5 भी जोड़ना पड़ेगा ना आपको, नेट प्रॉफिट जोड़ोगे ना 5,00,000। अब ये घटा दो बेटा, ये भी घटा दो इसमें, ऊपर का 23 भी घटा दो। 361 5 वैसे पीजीपी का इनकम बताओ। मैं एक मिनट को एक एक करके करते हैं। पीजीपी का इनकम कितना है बताओ? इसको छोड़ो एक बार, इनको अलग अलग देख लेंगे अपन। 384। अब देखो इधर देखो सामने क्वेश्चन के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना आ रहा है, पीजीवीपी का इनकम कितना आ रहा है? 384,500। और एक अदर सोर्सेज की इनकम भी तो आएगी डिविडेंड की, कितने की है? 15,000 की। ये आएगा आपका जीटीआई, ये आपका जीटीआई। अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या आपको? 376,500। अगर आपने कैलकुलेशन मुझे सही करवाई है। अब देखो बच्चों, अगर आप इसको क्या मानो, पहले तो चेक करो सही क्या आपने कैलकुलेशन सही की ना सारी। 376। सर ये 50,000 कौन सा माइनस है? ये टीसी का बच्चों हम पढ़ेंगे आगे जाके, भी डायरेक्ट मैंने पढ़ाया नहीं भी आपको। तो 376,500, 376,500 मतलब हमारा सही है। अगर मान लो आप क्या करते इसको, इस इंफॉर्मेशन कौन से वाले को, इसको आप ब्लैक मनी न मानकर, फिर क्या होता बच्चों? ये इसमें से माइनस हो जाता। जहां पर आप लिखते 2 पॉइंट कौन सा? सैलरी जो आपने डेबिट नहीं की थी 48,000, अब ये यहां से हट जाता और ये इसमें से माइनस हो जाता। इसका मतलब 96,000 इसमें से और कम हो जाता। 2,80,500 ये आंसर हो जाता। हटा दूं?
हो गया। अरे फोटो तो अभी मैं बनाऊंगा एक फॉर्मेट, उसकी लेना, इसका क्या फोटो ले रहे हो? इसका सॉल्यूशन तो नीचे दे ही रखा है, क्या फोटो लेना है इसका? अब जितने भी बच्चे अभी बैठे हैं देख रहे हैं क्लास को, ये पहला नोट पढ़िए बच्चों, पहला नोट। ओमिशन का मतलब होता है भूल, भूल होती है ना, भूल। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन में तो क्या करके देखें। सुखविंदर जी है भाई, बताओ स्टार्ट। 5 मिनट में आंसर आना चाहिए, 5 मिनट ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर, 2 भी ज़्यादा है, 1 मिनट में आंसर। कुछ भी नहीं है, करके देखो जल्दी से। है हैवी ट्रक है, तो इसका मतलब 4 क्या है आपके, लाइट वेट है। लाइट वेट पे कितना होता है, 7,500। एक बेच दिया और एक परचेज भी कर लिया है 6 मई को ही। तेरह लाख 72,500। और करना क्या है, आंसर करना है। बस ये सोच रहे करना क्या है। तेरह लाख 72,500 आंसर आ रहा है भाई। सबका ये है क्या? अरे एक खरीद के तो बेचा है यार, इतना टाइम क्यों लग रहा तुम्हें? नालायकों की पूरी फौज बैठी है इस क्लास में। एक हैवी बेच दिया है और एक लाइट परचेज कर लिया है, कब को, मई को। मई का मतलब क्या, अप्रैल मई, 2 महीने हैवी को यूज कर लेना और 11 महीने नए वाले को यूज कर लेना। इसका मतलब कि सर 6 हैवी थे आपके पास, तो 6 में से 5 तो चलता ही रहे, मल्टीप्लाई कितना टन दे रखा है, 15,000 मल्टीप्लाई 12, ये ले लो। और एक था वो कितने महीने चलेगा, 2 महीने, ये ले लो। ये लो हैवी का आ गया आंसर। अब लाइट की बात करें तो 4 लाइट थे आपके पास, 7500 मल्टीप्लाई 12, और एक लाइट और लेके आ गए आप, कितना, 7500 मल्टीप्लाई 11, ये आ गया आंसर 13,72,500। कितना टाइम लगा रहे हो यार? जब आपने वो क्वेश्चन मेरे वाले कर दिए जहां पर इतनी सारी माथापच्ची थी, ये तो कुछ भी नहीं है। कहाँ गया वो शॉर्टकट, कंप्यूटर कहाँ गया तेरा? उस दिन तो बड़ा स्पीड से कर दिया था यार। आगे समझ में क्या? फिर इन्होंने बता रखा है कि, सुनो एक बार क्वेश्चन में क्या है। अभी जो सुखविंदर जी हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारे हिसाब से 12,70,000 तो हमारा फ्रेट मिला है हमें, और इतना हमारा खर्च हुआ है, तो हमारी इनकम कितनी है, इतनी है। और सेक्शन 44 ए के हिसाब से कितनी आ रही थी, 13,72,500।
तो बताओ भाई, सुखविंदर को हम बोलेंगे देख भाई सुखविंदर, अगर तुझे 13,72,500 की इनकम दिखानी है तो दिखा दे, ना तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ना ही तुझे ऑडिट करवानी है। पर अगर तुझे इनकम कितनी बतानी है अपनी 4,45,000, तो तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना और ऑडिट भी करवाना है। ये बात आपको एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी। देखिए आप, पहले तो आपने इनकम निकाली 13,72,500, इसमें क्या जोड़ दिया आपने, अदर इनकम कितने, 70,000 ऊपर देखो, ये 70,000 ये जोड़ दिया आपने, तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी अब 14,42,500। और फिर बोला कि साहब अगर आपने हाउएवर एज पर द सेक्शन सुखविंदर में क्लेम द लोअर प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 44 AA में, और गेट सेम द ऑडिटेड फर्निश बाय द रिपोर्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB में। उसे ऑडिट भी करवाना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना है। अगर इसने ऐसा कर दिया है तो अपनी इनकम कितनी दिखा लेगा वो, किसकी जगह 13,72,500 की जगह ये इनकम आपकी मान ली जाएगी। मतलब वो दोनों आंसर देने रे भाई, वो भी लिखना है और ये भी लिखना है। मोटी लगाने बेटा। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। सेवन में एक रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर बताओ क्या होगा, नो एडिशनल डेप्रीसिएशन। सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं, मैन्युफैक्चर था फिर भी नहीं लगाया, नई मशीनरी परचेज नहीं करा, उसमें लिखा बेटा, मैंने तो देखा था, ट्रक नहीं बेटा, लिखा तो है 4 लाख का मशीनरी परचेज किया, 2 लाख आपने 182 डेज से कम के लिए है, सॉरी 180 डेज से कम के लिए, तभी डेप्रिसिएशन निकाला था हमने। उसमें नोट लिखा हुआ था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके चलना। क्या कर रही हो यार, क्या खाया था लंच में? ये देख, नई मशीनरी परचेज तो की है, एडिशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब होता नई मशीनरी परचेज की, पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो अगर ये नोट नहीं होता तो निकालते एडिशनल भी, एडिशनल भी आता। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम नाम से ढूंढते हैं क्या गलत और क्या सही है, आओ मेरे साथ साथ। ओपनिंग स्टॉक व्यापार का है, पहले डेबिट साइड देख लेंगे फिर क्रेडिट साइड देख लेंगे। परचेज व्यापार की है, ग्रोस प्रॉफिट तो ठीक है, सैलरी भी ठीक लग रही है, रेंट भी ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ठीक है, डेप्रीसिएशन निकालो भाई यहाँ से। तो अगर मैं पेनल अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना मेरा 50,000 का, ये लगाया मैंने 50,000, और इसमें मैं क्या करूंगा, एडिशंस को ऐड करूंगा। डिस अलाउड जो आपका है उसमें सबसे पहला क्या आ गया, डेप्रीसिएशन, कितना 1 लाख। क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, लिखना भी स्टार्ट उसी से हो जाना चाहिए, तभी तो टाइम बचेगा, अदरवाइज पेपर कैसे पूरा करोगे। फिर देखा प्रिंटिंग स्टेशनरी ठीक है बेटा, पोस्ट टेलीग्राम ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, अरे नहीं नहीं ये थोड़ी आएगा यहाँ पर, ये तो क्या है बेटा, कैपिटल गेन का आइटम है, यहाँ का है ही नहीं, तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स है, कितने का है आपका। अदर एक्सपेंस सब कुछ सही है, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, लेस करोगे, इनकम नॉट रिलेटेड आपकी, बोलिए भाई, इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये यहाँ की नहीं है बच्चों, यूटीआई की इनकम अदर सोर्स की होती है, ये कितना हो गया 2400, तो भाई ये तो ठीक कर दिया, आई बात समझ में। पीएनएल अकाउंट तो देखते मैंने ठीक कर लिया है। अब आ जाओ पॉइंटों पर, पॉइंट उठाओ, एडजस्टमेंट करो और क्वेश्चन में आगे बढ़ते चले जाओ। सबसे पहला पॉइंट उठाओ, इट वॉज फाउंड दैट द सेम स्टॉक, सम स्टॉक वर omitted टू द इंक्लूड इन द बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, और उसकी वैल्यू दे रखी है ओपनिंग की और क्लोजिंग की। क्या आ गया, एक बार फिर पढ़ते हैं। इट वॉज फाउंड दैट, ये हमें पता चला है कि सब omitted ऑफ द सम स्टॉक वर omitted, omitted का मतलब क्या हो गया, हट गया, मतलब पेनल अकाउंट है आपका, उसमें कुछ स्टॉक हट गया, हट गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस। अगर ओपनिंग कम हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट बढ़ गया है, और क्लोजिंग कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, आई बात समझ में, ऐसा कुछ हुआ है।
ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की अमाउंट बता रखी है आपको। इसका मतलब सर 9,000 से आपका ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है तो 9,000 से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। 18,000 से आपका क्लोजिंग कम हुआ है तो 18,000 से क्या हो गया, कम हो गया होगा। अब क्या करें सर, अब सही कैसे करें इसको, अमाउंट बताओ, करो। 9,000 रुपये क्या करें, 9,000 का ऐड करेंगे या लेस करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो इसको सही पढ़ते हैं अगर अपन, अभी एक लाइन में बताऊंगा कैसे ठीक करना होता है। सही पढ़े अगर पूरा 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 प्रोसेस फॉलो करें तो ओपनिंग स्टॉक आपका कम हो गया, लिखा हुआ ना कम, ओमिटेड मतलब कम हो गया, तो इसका इंपैक्ट क्या आ गया, नेट प्रॉफिट क्या हो गया आपका 9,000 से बढ़ गया है। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9,000 से घटाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,000 से कम है तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, 18,000 से घट गया है आपका, तो क्या करना पड़ेगा, 18,000 से ऐड करना पड़ेगा। नेट इंपैक्ट क्या आ गया सर, 9,000 से प्रॉफिट को ऐड कर दो। इतना घूम के क्यों जाना है यार, जब सीधा रास्ता अपने पास है। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना है 9,000। अब बताओ ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ओपनिंग से या क्लोजिंग से, ओपनिंग से आ रहा है सर, ये सॉरी क्लोजिंग से आ रहा है ये। तो क्लोजिंग क्या हो गया 9,000 से, तो प्रॉफिट आपका 9,000 से, मैंने सीधा इम्पैक्ट लिख दिया, सीधा इम्पैक्ट। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 9,000 से अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट के नाम से हम कुछ ले लेते हैं अपन। तो ये आपका क्या हो गया, स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया आपका। तो कितना स्टॉक एडजस्टमेंट में 9,000 ऐड करना है, ठीक है भाई, ये हो गया काम। इस बार एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आया था पर वो परसेंटेज पे आया था, परसेंटेज पे। एक ही बात है, परसेंटेज होगा तो भी कर दोगे अब तो आप। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 2 बताओ। अनरीजनेबल लिख के दे दिया 2,000। अगला बताइए, होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग पेड इन कैश बाय वे ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ द रमेश। पहले तो चेक करो कितना है प्रिंटिंग का खर्चा। ये रहा, ओहो 10,000 से ज्यादा है तो 48(3) में क्या होगा, 23,200 डिसअलाउड। आ जाओ नीचे, आप लिख दो ना, पेमेंट मेड इन कैश, स्टेशनरी पेमेंट मेड इन कैश 23,200 डिस अलाउड एज एक्सपेंडिचर। सेक्शन नंबर याद नहीं है तो, सेक्शन नंबर याद है तो लिख देना सेक्शन 48(3) अप्लाई, स्टेशनरी खत्म करना, लिख दो। लिखने की जरूरत तो बेटा हर चीज़ की है, तो डिपेंड करता है कितना समय है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई बताओ। अरे तेरी इतना बड़ा पॉइंट, ये मैं करवाऊंगा भी नहीं क्योंकि आप करोगे। ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अपने को आता भी नहीं भाई, मैं तो भूल गया, पढ़ के आया था वो भूल भाल गया, मैंने पढ़ा दिया। अब आप पढ़ के बताओ, अपना तो हो गया। एक आंसर आने से सबका, ऐसे नहीं कोई 15 बोल रहा है, कोई 20-22 बोल रहा है। नहीं तुम हो गया बेटा कोई। मैं आप पे भरोसा करके लिख दूं, ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। एक्सपेंस अलाउड बट नॉट डेबिटेड कितना है बेटा, ये डेप्रिसिएशन 66,000, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, लिख देता ना। ये बताओ क्या करोगे इसका आप। रेंट पेड क्या, उसमें जीएसटी लाइबिलिटी आपकी कितनी है, इतनी है, जो पे कब किया आपने 7/4/2023 को। पढ़ो बेटा क्या लिखा है, रेंट पे किया आपने, कितना पे किया क्वेश्चन में देखो, रेंट पे कितना किया भाई, ये रहा भाई रेंट पेड 36,000। इस 36,000 में क्या शामिल है,
जीएसटी का पेमेंट शामिल है कितने का, 34। जीएसटी का पेमेंट मतलब सेक्शन 43B, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है ना जीएसटी का अपन। और ये पे कब किया आपने, अब बताओ क्या करोगे, डिसअलाउड, मैं थप्पड़ मार दूंगा, डिसअलाउड करोगे। ड्यू डेट से पहले पहले कर तो दिया इसको, कब तक करना था आपको बताओ, ये प्रीवियस ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2023 को। कब तक पे करना था आपको, 31 जुलाई 2023। कब पे कर दिया आपने इसको, 7/4/23, हो तो गया लाओ, कुछ नहीं करना इसका। जरूरी थोड़ी जो आइटम और उसको एडजस्ट ही करना पड़ेगा, हर चीज एडजस्ट कर देंगे सर हम। अगला बताओ ये वाला, डोनेशन दिया बेटा आपने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, सिर्फ एक डोनेशन अलावा, कौन सा, साइंटिफिक रिसर्च का, बाकी डोनेशन कोई अलाउ नहीं होता। तो अब क्या करोगे, डोनेशन को यहाँ पर कितना है भाई, 2000 का डोनेशन, खत्म। लगाओ टोटल, इसका लगाओ टोटल, एक लाख। तो ये यूटीआई का 2400 माइनस कर देना मेरे भाई, ये माइनस और ये प्लस, और ये लास्ट में आएगा, ये 9000 है बेटा, ये 9000 लिखा है, 9000, 5,80,900, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको। यूटीआई की इनकम है बेटा क्वेश्चन में 2400 रुपए की, आईएफएस में जाएगी ना, हाँ वो तो जाएगी, वो तो हम तो बिजनेस की बता रहा हूँ आपको, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम कितनी है बताओ आप तो, 580,900 है। अगर आपका डेप्रिसिएशन आपने सही निकाला है तो चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं कितना आता है तुम लोगों को। 580,900 तो कुछ है ही नहीं इसमें यार, 5 लाख क्यों काउंट किया है, 50,000, ये तो साफ लिखा थे, गलत भी नहीं लिखा मैंने, 4 0 है वो। हो गया रे 31,900। इधर देखो, क्या आपको ये पेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब मैं इसको वापस लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट। टाइम हो गया क्या, सब जानता हूं बेटा मैं, मत लिखो, जा तू निकल यहां से, हमारा आराम करने का समय आ गया। अभी कितना था, 1,05,000 है ना, तो कितना साफ लिखता हूं मैं, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता मेरा लिखा हुआ। ये करवा दिया था क्या मैंने आपको, 6 नंबर करने के लिए दिया था, नहीं किया आप लोगों ने, पूरा ही करा देता है बेटा। बताना है आपको ट्रू फॉल्स, और मैंने क्या बताया, ज्यादा क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। रट्टा मार के रखो आप, ज्यादा ट्रू होते हैं। द पेमेंट मेड रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंस इनकर्ड इन 16 Feb 2023 को कितना, 25,000 क्रॉस चेक से किया आपने, हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3, हो जाएगा क्या, यस। अगर आपने एक बिजनेस एक्सपेंडिचर किया है, कितना किया है, 25,000 रुपये का क्रॉस चेक से, तो क्या सेक्शन 40A3 आ जाएगा, हाँ। 40A3 मतलब क्या हो गया, कैश पेमेंट वाला आएगा ना, तो मतलब ट्रू, क्या वाला, ट्रू ज्यादा होते हैं। सेकंड वाला बताओ बेटा, इट कंटेन द
Precedent to the right of the books of accounts of the amount due on the debtors the claim reduction of the bad debts. True or false? क्या बोलना चाह रहे हैं पहले ये बताओ. राइट ऑफ किया आपने, क्या अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर्स क्लेम टू डिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स, क्या एंट्री पास की होगी क्या आपने ये वाली? यस सर. लास्ट वाला फेलियर ऑफ टीडीएस, बाकी जब छोड़ो चैप्टर वैप्टर क्या लिखा है. फेलियर ऑफ टीडीएस फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू द नॉन रेजिडेंट rent or royalty will result in the disallowance of while computing of business income of non-resident pay has not paid the tax due on the such income. True. अगर आपने पेमेंट किया है टीडीएस काटना भूल गए तो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट के लिए. और रेजिडेंट होगा तो 70-30 हो जाएगा. बोला ना ट्रू ज्यादा होता है. देखो ट्रू ट्रू ट्रू. अरे आंसर में यही करके आता ना. हाँ मैं ही मरवाऊंगा तो मैं नालायक हूँ. मैं ही बचाऊँ एक मरवाने के लिए. ये हो गया. इसका मतलब हमने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लिए. एक बार भी घर पे जाके आप क्या करना, ट्राई कर लेना. जितने भी क्वेश्चंस रह गए हों इलस्ट्रेशन वगैरह जो मैं नहीं करा पाया किसी वजह से भी, तो उनको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे. अगर आपको लगता हो आपको नहीं आया तो, नहीं तो फिर आ गया हो तो बढ़िया बात है. और अब एमसीसी कंपाइलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरी तरफ से होमवर्क में आ गए. मैं फिर बोलता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 56 जितने भी क्वेश्चंस है आप बस लिखवा देना. इतना नंबर क्वेश्चन मैं क्लास में सोल्व कर दूंगा. पर बस मैं इतना चाहता हूं कि एक बार आप खुद करो. एक बार खुद करो आप. हाँ तो अब मंडे को रखें क्या बेटा? संडे भी आ रहा है बीच में. क्या है 2 चैप्टर कॉस्ट के यार? ये एफएम के भी हैं मतलब. ठीक है भाई टैक्स को लास्ट में रख लो आप. और क्या होगा? चिढ़ जाएंगे. कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ चिढ़ जाएंगे. अरे भाई जब बताओगे तब कर लेंगे. कल हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसको रिवीजन करना है. चलिए कल रिवीजन इस चैप्टर का. ठीक है बेटा पूरा नोट्स ले आना सारे. आप नोट्स का रिवीजन कर लेंगे अपन. और ये बताया आपने कब? वेडनेसडे को बताया क्या? ओके बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही. कल लिखवा दूंगा, कल याद करवा दूंगा.